तो वहाँ वो होता है लेसन प्लानिंग, जो सब काम का रीढ़ की हड्डी है, सारे आपके काम की। अब उस लेसन प्लान को, जिस तरह मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था, उस लेसन प्लान के ऊपर आगा ख़ान ने, यूनिसेफ ने काम करके उसको ये नाम दे दिए, ब्रिजिंग आउटकम प्री असेसमेंट फिर पार्टिसिपेटरी पोस्ट असेसमेंट और ये आ गई समरी। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसमें हमेशा SLO लिखा होता है। सबसे पहले SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो लिखा होता है कि इस चीज़ से बच्चा सीखेगा क्या, उसको किस चीज़ का पता चलेगा। कहीं प्राइवेट किताबों में है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की किताबों में SLO ज़रूर मेंशन है कि बच्चा क्या सीखेगा उसको। अब वो SLO कहाँ से आता है, वो यहाँ से आ रहा होता है, इन चीज़ों से आ रहा होता है, इस पर काम करना। अब वहाँ सबसे पहले उसके, जो मैं आपसे दोबारा कह रहा था कि जो बैकबोन है वो उसका है लेसन प्लानिंग, कि बैठकर लेसन प्लानिंग करना। जब तक आप लेसन प्लानिंग नहीं करते हैं, आप बस ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं, ना बच्चा सीखेगा, ना वो इम्प्रूव होगा, और ना ही उसकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स क्या इम्प्रूव होती रहेंगी। तो ब्रिजिंग, सबसे पहले ब्रिजिंग पर हम जाते हैं। ब्रिजिंग क्या है? अब एक लेसन है, वो आपने पढ़ाना है। तो ब्रिजिंग का क्या है कि पहले आप उसके साथ, मतलब एक कोई टॉपिक आप दे दो, फिर मैं उस पर जाता हूँ। कोई भी टॉपिक आप लोग दे दो। हाँ, पाकिस्तान, हाँ, कंट्री पाकिस्तान जो भी है, या सिटी के हवाले से आप देखो, तो पाकिस्तान के हवाले से। अब पहले हम ब्रिजिंग क्या करेंगे, उसको कंट्री के हवाले से बताएंगे कि कंट्री है क्या, कंट्री क्या है, उससे नॉलेज निकालना, उससे मालूम करना कि वो कितना ब्रिज इसको जानता है। या आप आगे क्लास के अंदर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक वीडियो दिखाई, जिसको हम एवीएड्स कहते हैं, ऑडियो वीडियो एड मदद। ये ज़रूरी होता है, किसी भी टॉपिक के लिए आपने एक वीडियो दिखाई, उसको एक मुल्क दिखा दिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी मुल्क था। कुछ करें पाकिस्तानी, क्या हम मुसलमान मुल्क दिखाएं तो अच्छा है, वो बड़े अच्छे खूबसूरत साफ सुथरे मुल्क हैं, अज़रबैजान वगैरह, ऐसी चीज़ें कि जहाँ जाना भी एक्सेस हो, जहाँ जाने की भी आसानी हो, आदमी कम खर्चे में कोई मुल्क विज़िट कर भी आ सकता है। तो अज़रबैजान आपने दिखा दिया। अब ये होगी ब्रिजिंग, उसका प्रीवियस नॉलेज आपने दिखाया। फिर आउटपुट, अब क्या करना है कि उसके, फिर आपने उसके साथ उसके अपने जो नॉलेज है उसको आपने कनेक्ट करना है कि उसको कितना पता है कंट्री के हवाले से, ये ज़रूर मालूम करना है। अब मैं एक स्कूल में गया था, हमारे जो यूनिसेफ के अपने LP सेंटर्स हैं, वहाँ मैं गया था। तो बातों बातों में मैंने उनको कहा कि आपने समंदर देखा? सब परेशान हो गए, समंदर क्या होता है? तो उस टाइम हमारे पास एक बड़ा टैबलेट दिया था ऑफिस की तरफ से, फिर नेट डिवाइस भी थी। मैंने नेट डिवाइस को कनेक्ट करके उनको कराची का समंदर दिखाया। वो देहात के बच्चे थे, बेला शहर में देहात में रहते थे। तो वो देहात में, जो बेला के देहात में रहते थे, तो वहाँ उन्होंने जैसे उसको देखा तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा पानी भी हो सकता है दुनिया के अंदर? हमने तो देखा ही नहीं, हमने पोराली वाला पुल देखा है दूसरा, तो इतना बड़ा पानी भी है। फिर पूछने लगे। अब जैसे मैंने वीडियो दिखाई, उनके जहन में, माइंडसेट में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्री असेसमेंट। वही ब्रिजिंग करने के बाद प्री असेसमेंट आप कर रहे हो, आपको मुल्कों के नाम बताएं, ठीक है, या आपने फ्लैश चार्ट उठाए थे, उसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के नाम लिखे थे, ठीक है, आपने वो दे दिए, उसको बच्चों को दे दिए। आपने ये कहा कि ये शहरों के नाम, मुल्कों के नाम और इलाकों के नाम, ये तीनों मिक्स करके उनके हवाले कर दिया। आपने उनसे कहा कि इसमें जो मुल्क का नाम है वो अलग करें, ठीक है। फ्लैश कार्ड तो आ गया, अब ये प्री असेसमेंट हो रही है, पता चलेगा कि बच्चा कितना इस बात से कितना सीखा है, ठीक है। प्री असेसमेंट होगी। अब पार्टिसिपेटरी कहाँ से हो रही है? प्री असेसमेंट के साथ, जब आप ग्रुप वर्क उसके साथ करा रहे हो, फ्लैश कार्ड के ज़रिए से उसके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, क्विज़ की जा रही है, ये हो गया उसका पार्टिसिपेटरी।
फिर पोस्ट असेसमेंट, जब आपने पढ़ा दिया, सारी चीज़ें कर ली, अब देखें कि वो आपकी बात को समझा है नहीं समझा है। ये सारे के सारे समय क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं, क्योंकि हम जब क्लास में लेसन पढ़ा रहे होते हैं ये सारे उस टाइम हो रहे होते हैं। ये फॉर्मेटिव एक हमारे पास है, समेटिव, फॉर्मेटिव। समेटिव वो है जो आप साल के बाद लेते हो, 6 महीने के बाद लेते हो, जिसकी ग्रेडिंग भी होती है, जिसके नंबर भी। फॉर्मेटिव भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपको उसको इंगेज करने के लिए, उसका अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको निकालने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो। तो फॉर्मेटिव का यही है, उसके सवालात किए, क्विजिंग की, ग्रुप वर्क करवाया वहाँ पर उसको। फिर पोस्ट असेसमेंट का यही है कि आपने उसको सवालात कंट्री के हवाले से जो जो किताब में आपने पढ़ा था वो पूछा, कोई स्पेलिंग पूछ ली, किसी उससे जो पाकिस्तान के मुतल्लिक पूछ लिया कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के झंडे का रंग क्या है, या उसके दारुल हुकूमत क्या है, ये सारे जो आपने पढ़ाया है उसी का फिर आपने असेसमेंट लेने, कितना सीखा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है समरी। अब कंक्लूड करना है उसको। कंक्लूड करने का तरीक़ाकार क्या है, वो आखिर अव्वल से लेकर आखिर तक समराइज़ करना। दोबारा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, अब समराइज़ करना, मेन पॉइंट पर जाना। अब मैं आपको लेसन प्लान का थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ जो हम लोग अपने टीचरों के साथ करते हैं, एलपी टीचरों के साथ। उसमें मैं क्या करता हूँ, हम एक लेसन प्लान उनके साथ बनाते हैं। पहले इस बॉक्स को फॉलो करना है आपने, ब्रिजिंग, आउटकम, और इसके साथ प्री असेसमेंट, फिर पार्टिसिपेटरी, पोस्ट असेसमेंट, समरी, ये करना है सारा। अब ये सारे इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है। वो किस तरीके से होगा कि पहले आपके पास प्लानिंग करने का तरीक़ाकार क्या होगा। पहले आपको एक टॉपिक मिला है, यही पाकिस्तान का, ठीक है, आपका टॉपिक है पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका टॉपिक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हम रीडिंग कराते हैं बच्चों से, ठीक है, हम रीडिंग कराते हैं। रीडिंग करने के बाद, रीडिंग क्यों कराई जाती है, उसका क्या काम है कि रीडिंग कराने से प्रोनाउंसिएशन सही होती है, पता चलता है कि बच्चे की जो रीडिंग की स्किल है वो सही है भी नहीं है। आया वो किताबचा को कुत्ता बच्चा तो नहीं कह रहा है, चुनाचा को चुना नचा तो नहीं कह रहा है, या इनफ को इनज तो नहीं कह रहा है, या अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं जो बच्चा अपने उसमें प्रोनाउंस कर रहा होता है। और जिस तरह वो एक मौलवी साहब भी बात कर रहे हैं कि CUP कप सप होता है, कि जितना तनख्वाह मिलती है उसमें CUP सप ही होता है, कप नहीं होता है। तो ये सारा ये प्रोनाउंस। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास प्लानिंग कहाँ से आ गई, मतलब उस सबक का आपने ड्यूरेशन रखा है कि इस सबक को, वैसे एक सबक को आप लोग कितने दिन में कंप्लीट करते हो? 3 दिन के अंदर। मैं उसको 6 दिन में लेके जाता हूँ, 1 वीक रख देता हूँ, सही है। अब उसमें क्या था, इस सबक के अंदर हमारे पास जो उसकी लाइनें हैं वो हैं 15 लाइनें, 15 लाइन्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 दिन का काम है। 6 दिन के काम में हमने पहले करना है 1 2 3 4 5 6। पहले हमने 6 दिन के अंदर पहले क्या हो गया, उसकी रीडिंग करा दी। अब रीडिंग कितने दिन रहे, 15 लाइन थी तो डेली 5-5 लाइन, ठीक है, रीडिंग, ठीक हो गया। पहले दिन रीडिंग, दूसरे दिन और तीसरे दिन रीडिंग, ठीक है। 3 दिन हमारी रीडिंग चल रही। अब उस रीडिंग में 5 लाइन, देखें 5 लाइन आपने पढ़ा है, बच्चों से पूछा, और मुझे थोड़ा याद नहीं कराएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से मैं आपको फिर एक आइडिया और भी दूंगा, सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों की कैसे होनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रीडिंग करा ली, साथ साथ आपने रीडिंग के दौरान मुश्किल अल्फाज जो थे उनके माने भी अपने बच्चे को बता दिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी करा दी। ये हमारे 3 दिन हो गए, ठीक है। अब आपका आ गया चौथा दिन। चौथा दिन आपने दोबारा बच्चों से दोबारा रीडिंग कराई। अब कौन करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, वो बीच बीच से आप करोगे। अल्फाज माने भी मुश्किल लिखा दिए पुराने, और यहाँ स्टूडेंट से आपने रीडिंग करा ली। अब जो आपका 5वां दिन है, 5वां दिन क्या है, आप क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। क्या है,
अक्सर मेरा जो बच्चा है वो अक्सर शिकायत ये करता है, टीचर सवाल लिखकर जल्दी से मिटा देती है, क्योंकि आपने 3 दिन के अंदर करना है, तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि उसको अरेंज करें, लिखाने के बाद। अब लिखाने का फ़ायदा क्या होता है, एक जब आप लिख रहे होते हो तो ये रिकॉल होता है दिमाग के अंदर। दूसरा, बच्चा बैठकर किताब से निशान लगाने के बजाय यहाँ से लिखेगा, उसकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। हमारे पास मसला क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की राइटिंग इंग्लिश की सही, उर्दू की गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? उर्दू कम लिखाया जाता है, इंग्लिश ज़्यादा लिखाई जाती है। तो हमें दोनों पर फोकस करना होगा। आपने यहाँ बच्चे को सवाल जवाब यहाँ लिखाने की कोशिश करनी है, उसको रफ़ कॉपी की आदत देनी है कि हम यहाँ लिख रहे हैं, आप भी लिखते रहो। एक बात ये। उसके बाद ये सारा कंपाइल हो गया, अब इसकी होगी यहाँ असेसमेंट। आखिरी दिन हो गया इसका टेस्ट, वो आपने छठे दिन किया, 7वें दिन कर लिया, ये उसका हो गया टेस्ट। अब पहले 3 दिन जो आपने, ये बॉक्स यहीं से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ब्रिजिंग, आउटकम और प्री असेसमेंट, ये आपके यहाँ हो रहे हैं 4 दिन स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ये यहाँ तक पार्टिसिपेटरी तक, क्योंकि पार्टिसिपेट भी कर रहा है। फिर पोस्ट असेसमेंट क्वेश्चन से हो रही है, और ये असेसमेंट में भी हो रही है, ठीक है, पोस्ट असेसमेंट। अब जब यहाँ आपने ये तीनों कंपाइल कर लिए इसके साथ, स्टूडेंट के साथ बैठकर, क्वेश्चन के साथ भी, यहाँ इसकी समरी हो रही है, यहाँ इसकी समरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ, ये ब्रिजिंग, आउटकम, पार्टिसिपेटरी यहाँ आ रहा है, जो रीडिंग से पहले होता है, साथ साथ रीडिंग के हो रहा होता है। फिर प्री असेसमेंट यहीं रीडिंग के साथ हो रहा होता है, स्टूडेंट के साथ, जब वो खुद रीड कर रहा है, प्री असेसमेंट आ गया। फिर यहाँ आपका जो पोस्ट असेसमेंट, क्वेश्चन और असेसमेंट, ये असेसमेंट मतलब टेस्ट है। ये आखिर वाले दिन जो हम टेस्ट देते हैं, आपने बच्चे को कंपाइल कर दिया सबक वगैरह, तो फिर आखिरी दिन आपने उसको कहा कि हम ये टेस्ट लेंगे। टेस्ट फिर मुख्तलिफ़ तरीके का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपने उसको सवाल दे दिया कि उसको आपने कहा कि भाई ये सवाल याद करके आओ। टेस्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं। टेस्ट कैसे हो सकता है, वो आप अपने लेवल पर 4-5 क्वेश्चन बना लें, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के बाद उनको ग्रुप के शक्ल में बिठा दिया उसी किताब से, जो मेन चीज़ें, मतलब बच्चों आप में से क्या करना है, कोई एक मुल्क के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर जो आपने बताया था, किसी मुल्क के ऊपर 2-3 लाइन लिख लिए। एक ग्रुप को ये कहा, दूसरे ग्रुप को ये कहा कि पाकिस्तान का तारुफ लिखें कि पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कितना है, कितने सूबे हैं। तीसरे को आपने ये कहा कि आप कोशिश करो पाकिस्तान का झंडा बनाओ या नक्शा बनाओ, सही है, और उसमें उनके सूबों को लेबल करो और दारुल हुकूमत को लेबल करो। चौथे को आपने ये कहा कि पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, किताब में तो लिखे होते हैं ना, उन सूबों का आप रकबे लिख लो, कितना उनका एरिया है, उनके एरिया आप लिख लो, या बड़ा सूबा कौन सा है, आबादी के लिहाज से कौन सा है। अब ये ग्रुप वर्क हो गया आपका, सबको असेसमेंट भी आपने कर दी, सबको पता भी चल गया और समराइज़ भी हो गया। ये अब नीयत ये कि इसको कोशिश करना है इम्प्लीमेंट करने की। अब एक होता है सिलेबस, आप लोगों को सिलेबस तो दिया जाता है कि इस सिलेबस को आपने साल के अंदर मुकम्मल करना है, और हमारे पास किताबों में जो लेसन होते हैं वो 10 से 12 होते हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर हम देखें, हम सुबह 8:30 से लेकर 12 बजे तक पढ़ा रहे होते हैं, हर पीरियड 30 मिनट का है। अब वो 30 मिनट जो है उसको भी करना है, बराबर करना है, और जो मल्टी सब्जेक्ट है उनको भी बराबर करना है। मल्टी सब्जेक्ट कैसे बराबर हो सकते हैं? अक्सर हमारे पास ये शिकायत की जाती है कि हम क्या मल्टी वो ग्रेड को पढ़ा रहे होते हैं। अब मल्टी ग्रेड को पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक तीसरी जमात थी, उसका सब टॉपिक था, लेसन था पाकिस्तान या कंट्री था, सही है। और जो चौथी क्लास थी उसका भी टॉपिक उससे रिलेटेड था, क्या था, पाकिस्तान। दोनों कंट्री और पाकिस्तान सेम आ गया ना, आपने उन दोनों को सेम बिठा दिया उस दिन, ठीक है। या ऐसा हो गया कि आपकी कच्ची पक्की है, कच्ची वालों को भी या पक्की वालों को, या 1-2 वाले हैं, 1-2-3 वाले हैं, उनको माइनस प्लस जानना है, 2 वालों को भी माइनस प्लस जानना है, आपने दोनों को एक साथ बिठा दिया उस दिन, दोनों को एक साथ काम करा लिया। फिर आ जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट पर। हमारे पास क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट ये होती है, क्योंकि ज़्यादातर डेस्क में बैठे होते हैं। अब अगर डेस्क ना हो फिर भी बच्चे ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है, ऐसे इस लाइन से बैठ गए। अब उसका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा कि अब जो बच्चा पहले बैठा हुआ है ये ज़िंदगी भर क़यामत तक पहले ही बैठा रहेगा। ये फिर लड़ते भी हैं,
ये बड़े वो होते हैं कि मैडम ये देखें मेरी जगह पर बैठे, प्रीवियस क्लास में पहले बैठा था अभी भी। आपने क्या करना है, ये सीट का जो बैठने का वो जो तजस्सुस है वो ख़त्म करना है इनसे। कैसे? एक दिन आपने आकर ओ शेप में बिठा दिया सबको, बीच में आप हो गए, ओ शेप कर दिया, अब सबका फोकस आपकी तरफ आ गया ना, सब ख़त्म हो गया, ये हो गया। किसी दिन आपने उनको सी शक्ल में बिठा दिया, इधर आप खड़े हो, सबको इधर बिठा दिया। आप लोग क्योंकि डेस्क वगैरह नहीं है, आप लोग बिठा सकते हैं उनको। किसी दिन किसी शेप में बिठा दिया, किस तरीके से शेप में, ये शेप हो गए, ये शेप भी समझ में आ गया उनको बैठने का। ये मुख्तलिफ सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। फिर आपने कभी शफल कर दिया, किस तरीके से, हर एक को अल्फ़ाबेट दे दिया, ABCDEFGHIJKL। आपने क्या किया, असाइन कर दिया अल्फ़ाबेट्स। फिर आपने दूसरे दिन आकर आपने कहा आज ऐसे होगा, JKL ये आगे आएंगे और ABCD वाले पीछे आएंगे। तो ABC कौन है, वो कहेंगे हम हैं, आप पीछे चले जाओ। आज हम रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में कभी कभी हम पढ़ाते हो ना, ऐसे 10 9 8, ये होता ही नहीं होता है, ये हो गया। अब इसके साथ साथ शफल भी हो गए बच्चे, लेकिन ये फिर भी नहीं हुए। फिर आपने क्या किया, ऐसे भी बिठा सकते हो, ये ऐसे लेकर आ गए, ये ऐसे लेकर आ गए, इनको ऐसे भी शफल कर सकते हो। मुख्तलिफ सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। मतलब क्या है सीटिंग अरेंजमेंट का, हमारे पास क्लास जो होती है वो 3 तरह के होते हैं बच्चे। या तो वो 100% पिक कर रहा है, या 50% पिक कर रहा है, या वो 20% पिक कर रहा है, 25%। अब आपका गोल क्या हो कि 100% वाला इसको 100 पे लेकर जाए, ये आपका गोल होना चाहिए, और ये 50 वाला इसको भी 50 पर लेकर आए। अब क्या होगा, यहाँ से आप 2 बच्चे यहाँ लेकर आओ, यहाँ से 2 बच्चे यहाँ लेकर आओ, इनको बोलो इनको पढ़ाओ, इनको बोलो इनको पढ़ाओ। ये कब होगा, जब आप ग्रुप वर्क के साथ इनको बिठाओगे, ये तब हो सकता है। और आपको ये तमाम चीज़ें कब जहन में होगी, जब आप स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाओगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। मतलब उसने जो टेस्ट दिया था उस पर आपने उसका रिकॉर्ड बनाया, होमवर्क किया था उस पर आपने रिकॉर्ड बनाया, तमाम का एक पोर्टफोलियो बना दें। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, 10-12 आराम से बच जाते हैं। एक बॉक्स फाइल बना दिया 1 साल के लिए या 6 महीने तक के लिए, जो आप लोगों का पेरेंट्स मीटिंग होगी, उसमें जब आप अपने उनके पेरेंट्स को ये पोर्टफोलियो दिखाओगे, उससे अंदाज़ा ये होगा पेरेंट्स को कि ये बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं हमारे बच्चे के हवाले से, कि इन्होंने बच्चे का रिकॉर्ड रखा हुआ है। देखिए ज़ुबानी कलामी बातें कुछ नहीं होती, कागज़ बोलता है। जब आपके पास कागज़ होगा कि इसने ये टेस्ट दिया था उसमें ये गड़बड़ थी, कापी इसको मुकम्मल नहीं थी, डायरी ये लिखा, ये पोर्टफोलियो है। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चा है, ए बच्चा है, ये ए पर है, ये किसका लेवल कितना है, 100 पर है, 50 पर है। फिर आप पोर्टफोलियो के ज़रिए से अगले महीने अपनी पोर्टफोलियो का मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। वो क्या होता है, उसमें टीचर ने उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट का रखना होता है, उसके टेस्ट का, उसके क्या नंबर का, उसके पेरेंट्स के नंबर का, तमाम चीज़ रिकॉर्ड में आती है। मतलब वो फाइल बनेगी, पहले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन विद पेरेंट, दूसरा उसका क्या नाम है टेस्ट रिकॉर्ड्स का, और तीसरा कॉपीज़ चेक वगैरह होने का। ये आप लिख कर खुद लगा सकते हैं। टेस्ट तो ले लिया, वो लगा दिया, कॉपीज़ का आप उसमें कर सकते हो, ये पोर्टफोलियो बन गया। फिर आप उनके वालिद, इसके साथ साथ चौथी जो चीज़ है डायरीज़, ये डायरीज़ का जो इनपुट है वो आप अपने पास रख सकते हो। किस तरीके से रखोगे डायरी का, आप एक वाइट पेपर पे लिखो कि मैंने उस दिन ये डायरेक्शन उसके वालिदैन को दी थी, उसका रिस्पॉन्ड ये आया था। तस्वीर रखने से बजाय ये आप कर लो, क्या होगा उसी में रखा होगा। अब आप डायरी उठाओगे, जैसे करोगे, लंबा चौड़ा काम है। जब पेरेंट्स साथ मीटिंग है, आपने पेज उठाया कि मैंने उस टॉपिक के मुतल्लिक आपके साथ बात की थी, कॉपीज़ के मुतल्लिक लिखिए कॉपीज़ इनकम्प्लीट, रिस्पॉन्ड क्या था, डिडंट रिस्पॉन्ड, बस ख़त्म। या फीडबैक क्या था, ओके आई विल सी इट, बस ये एक जुमले में लिख दिया। अब वो पोर्टफोलियो के अंदर लगा दिया, पेरेंट्स जैसे आ गए आपने उनके सामने रख दिया। ये इस तरीके से इसको करना। और एक और कोई बात थी मेरे जहन से निकल ना जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है लेसन प्लानिंग का। और इसमें आप खान एकेडमी को आप देख सकते हो, एमएल हमारा जो एमएल पाकिस्तान के नाम से है उसको आप देख सकते हो। खान एकेडमी होगी,
खान है, एमएल है, ये लेसन प्लानिंग के मुतल्लिक दिखाते हैं। और कोशिश ये करें, मैं अक्सर टीचरों से बात करता हूँ कि कोई टॉपिक आपको मिला है, उस टॉपिक के लिए रात को खुद पहले उस वीडियो को देखें कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा कैसे इस टॉपिक को, उसके मेन पॉइंट्स अपने पास लिख लें कि इस तरीके से पढ़ाना है मुझे। क्या होगा, पहली दफ़ा आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा नोट समझने में नहीं आएंगे, तीसरी चौथी दफ़ा आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसको एक ओवरव्यू देख लोगे, आपको पता चलेगा इसने ये प्लानिंग की है, इस तरीके से मुझे पढ़ाना है, और वो फ्रूटफुल भी होता है। उसकी वजह क्या है, देखें आप लोगों का अपना एक इदारा है, इसमें कोई बोर्ड का आने वाला बंदा नहीं होता है कि सिलेबस चेक कर रहा है, डीओ कर रहा है, वो कर रहा है। हमारा काम क्या हो कि बच्चों की रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव हो जाए, साथ साथ उसकी होलिस्टिक डोमेन्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाए, ये इस पर फोकस करना, होलिस्टिक डोमेन्स। 7 हमारे पास होलिस्टिक डोमेन्स हैं, कुछ मुझे याद हैं, शायद मैं भूल जाऊँ, फिर आपको बताऊँगा। एक स्पिरिचुअल होती है उसका रूहानी, वही जो मैंने आपको कहा एथिकल, और उसके साथ मेंटल, मतलब उसको आपने प्रेशर दे दिया बेचारा। हम असेसमेंट का प्रेशर कितना देते हैं, अब 10 बच्चों में से 10 के 10 तो फर्स्ट नहीं आएंगे ना, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई आ गया। अब मुझे आपको दूसरी तीसरी की जमात के रिज़ल्ट अभी तक याद नहीं होंगे, लेकिन हम बच्चे को कहते हैं कि भाई तुमने पढ़ना ही पढ़ना है, अपने बच्चों को, भाई के बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस पर इतना प्रेशर असेसमेंट का बनाते हैं, बेचारे रोने लग जाते हैं। रिलैक्स करें असेसमेंट के हवाले से। दूसरा, उसका मेंटल के साथ साथ उसका सुनने के आगे जितने आज़ा हैं उनका, ये सोशल, इमोशनल, ये सारे स्किल्स हैं होलिस्टिक डोमेन्स में, इन सब को बराबर करना ये हमारा टीचर का काम होता है, होलिस्टिक डोमेन्स पे काम करना। फिर भी आप लोग तो सर्च कर लीजिएगा होलिस्टिक डोमेन क्या होता है, तो ये 7 हमारे पास डोमेन्स हैं जिस पर आपने काम करना होता है। तो बाकी मैंने दोबारा आपसे कहा, दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ कि 100 में से अगर आप 30% भी देना शुरू कर दें, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, दूसरा चीज़ इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ मैं अपने सेशन का अख्ताम करता हूँ। थैंक यू।